जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे फ्री आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये आज हम पढ़ने वाले हैं ओम के नियम का। तो ओम का नियम क्या कहता है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्लास जो है आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। यह चैनल दोस्तों आईटीआई स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है। जितने भी आईटीआई के कैंडिडेट हैं सब इस चैनल पर जुड़े और सबको हम इलेक्ट्रीशियन का कोर्स पूरा फ्री में पढ़ाएंगे। बस आप मेरा सपोर्ट करिए, मेरा सहयोग करिए। यहाँ पे हम साफ साफ लिख दिए हैं आईटीआई विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑनलाइन क्लास, कोई भी फीस नहीं लेना होगा और 100% आपको पास कराने की गारंटी मिल रहेगी। आप सीबीटी में जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने कहीं से पढ़ के आया था। अभी हम कोर्स पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में हम आपका पेपर एकदम सॉल्व भी करवाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। अपने दोस्तों के ग्रुप में जितना ज़्यादा शेयर करिए, जितना भी हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल पे आप लोगों को जोड़िए। दोस्त मेरे, आप सिर्फ इतना काम करिए, इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। बस हमारी आपसे यही विनती है, यही निवेदन है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं ओम के नियम पे। तो ओम का नियम क्या कहता है उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक, अब ओम का नियम जान लीजिए कि अगर जो कह रहा है कि ओम का नियम कहता है कि अगर मान लीजिए कोई वोल्टेज है तो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V बराबर आई आर। तो इसमें कुछ कंडीशन है, हम उसको भी ध्यान में पढ़ते हैं क्योंकि हमने तो सिर्फ हाई स्कूल में पढ़ा था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मेन हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि इसका प्रयोग हमारे लाइफ में बहुत है। ठीक, चलो हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्त मेरे, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, तो इस पे एक क्वेश्चन कराएंगे, एक क्वेश्चन बाकी है, हम इस पे एक क्वेश्चन कराएंगे तब आपका पूरा क्लियर होगा। तो अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिएगा क्या करा है कि जर्मन के भौतिक एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, तो जर्मनी देश के एक भौतिक विज्ञान के और टेक्निकल क्षेत्र के विश्वविद्यालय के एक अध्यक्ष थे जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। नाम क्या था उनका? जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने 1827 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया जिसमें उन्होंने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में संबंध स्थापित किया। तो जो ओम है, ओम का नियम क्या कहता है? तो ओ किसी ओम कुछ चीज है ही नहीं, तो ओ एक वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक, तो उन्होंने इस नियम दिया था, इसीलिए इनका कहा जाता है कि ओम का नियम। तो क्या किए थे ना, जैसे कि वो वोल्टेज और इसमें धारा, ये दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित किए थे कि भाई तुम दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन रहेगा। ठीक, जैसे कि एक लड़का लड़की के बीच में पति पत्नी का रिलेशन हो सकता है, भाई बहन का रिलेशन हो सकता है, माँ बेटे का रिलेशन हो सकता है। ठीक, बहुत सा रिलेशन हो सकता है। तो उन्होंने कि वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन स्थापित किया। दोस्त मेरे, क्या है, मैं आपको एक ही टॉपिक समझाऊंगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम इतना आपको बेहतर तरीके से समझा दें कि आप 100% आपके दिमाग में हिट हो जाए, आपको मतलब दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर हम एक लड़का लड़की की बात करेंगे तो माँ बहन का भी संबंध होगा। ठीक, पति पत्नी का भी संबंध होगा, तो बहुत सारा संबंध होता। तो उन्होंने क्या किया, वोल्टेज और करंट के बीच में एक ही संबंध स्थापित कर दिया। तो ये इसको कहते हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है कि जान मान लीजिए कि संबंध तो स्थापित कर दिए, ठीक, लेकिन ओम का नियम एक चीज ध्यान रखना, ये एक जगह लागू नहीं होता है ट्रांसफार्मर में। अब क्यों नहीं लागू होता है उसको हम जब ट्रांसफार्मर का चैप्टर बताएंगे तब हम आपको पढ़ाएंगे। एक छोटा सा आपको यहाँ पे हम समझाएंगे क्यों नहीं लागू होता है। देखिए, अब ये कैसे ओम का नियम कहाँ से मिला कि भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे, उन्होंने उन्हीं के नाम पे ओम का नियम मिला। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है, अगर भौतिक स्थितियाँ नियत रहे, भौतिक स्थितियाँ जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया। ठीक, ताप और दाब अगर नियत रहेगा तो किसी परिपथ का वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक, मान लीजिए ये कह रहे हैं कि देखो
अगर कोई भौतिक स्थितियां नियत रहे, भौतिक स्थिति क्या है, जैसे कि प्रेशर हो गया, दाब हो गया और ताप हो गया, तापमान, ठीक। तो दाब ताप वही है। अब इसमें अगर मान लो जी ये सब नियत रहेंगे तो किसी परिपथ में जो वोल्टेज प्रवाहित होगा वो धारा के समानुपाती होगा। जैसे कि एक चीज बताइए, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ये मान लीजिए वोल्टेज है, यानी कि 5 वोल्टेज है, और इसमें जो है धारा प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर। तो ये 5 वोल्टेज जो है ये धारा के समानुपाती होएगा, ये एम्पियर के समानुपाती होएगा, 2 एम्पियर के समानुपाती होगा, ठीक। तो ये क्या करें कि ये वोल्टेज यानी बी बराबर 5 एम्पियर, ए आई बराबर 2 एम्पियर, ठीक। आई बराबर 2 एम्पियर। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यानी कि धारा जो है वोल्टेज के समानुपाती होता है या फिर वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है। कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात। ओम का नियम क्या कहता है, वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है, कब, जब भौतिक स्थितियां समान नियत रहेगी, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये दिया है, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो जिसको हम लिख सकते हैं V बराबर आई आर, ठीक। V बराबर आई आर। तो जहां R जो है एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, जिसे उस परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। तो जैसे जब हम इसको समानुपाती हटाएंगे तो वहां पे एक आर अपने आप आ जाएगा, तो आर जब आ जाएगा तो वही उसका प्रतिरोध कहलाएगा। अब देखिए, अगर हम इसकी मात्रक की बात करेंगे जैसे कि वोल्टेज का, तो अगर यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, यानी कि B बराबर आई इंटू आर, तो इसका हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर, और ये हो जाएगा ओम, ओम, ठीक। तो B बराबर यानी कि एम्पियर ओम हो गया। लेकिन अगर हम R का निकालेंगे तो R का हो जाएगा वोल्ट और बटे धारा, धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, ये प्रतिरोध का मात्रक है। लेकिन इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं ओम, ठीक। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे R का मान यही देखो निकाला गया है, R बराबर जैसे क्या था कि यानी कि B बराबर I इंटू आर, तो R को हम यही रखते हैं और इसको नीचे लेके जाते हैं। जब इसको भाग कराएंगे तो हो जाएगा B बटे I बराबर R, ठीक। अब यही फार्मूला यहाँ से निकलेगा। आपको मतलब एक ही चीज याद करना है, V बराबर आई आर, तो आपका 3 फार्मूला बनेगा, ठीक। अगर हम धारा को निकालेंगे तो हम R को पक्षांतर करेंगे, यहाँ से भाग करेंगे, तो देखिएगा V बटे R बराबर I, ठीक। ये 3 फार्मूला आपका बनेगा, तो तीनों फार्मूला आपको ध्यान में रख लेना है। आप एक ही फार्मूला रखिएगा, एक ही फार्मूला रखेंगे, B बराबर आई आर, इसी से आपका तीनों फार्मूला निकल जाएगा। दोस्तों देखिए, फिजिक्स जो है ये मतलब 50% आपका मैथ है। अगर आप मैथ समझते हैं तो फिजिक्स आपको आसान लगेगा, फिजिक्स आप पूरा समझते हैं तो आपको मैथ आसान लगेगा, क्योंकि मैथ फिजिक्स में भी कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, ठीक। तो लेकिन एक चीज़ और क्या कर रहे हैं, देखिएगा, ओम का नियम जो है, ओम का नियम किस पे लागू होता है। देखिए, ओम का नियम AC DC प्रतिरोध संधारित्र प्रेरकत्व पर लागू होता है, केवल अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। और किस पे नहीं होता है, ट्रांसफार्मर पे, ट्रांसफार्मर, आप इसको भी लिख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर पर भी लागू नहीं होता है, ठीक। इतना लिखने के बाद दोस्तों देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो आप एक कॉपी और पेन ले करके बैठिएगा, जितना मैं बताऊंगा इतना आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट, लिखेंगे ओम का नियम, ओम का नियम ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर पर
लागू नहीं होता है। ठीक, अब ट्रांसफार्मर क्यों लागू नहीं होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि ओम जैसे ट्रांसफार्मर क्या है, हमेशा हीट होता रहता है, तो हीट होने की वजह से ना ओम का नियम लागू नहीं हो पाता है ट्रांसफार्मर पे। कभी भी देखना वहाँ पे ट्रांसफार्मर के पास जब जाओगे तो वहाँ पे एक वाइब्रेशन होगा, की आवाज़ आएगी। ठीक, तो वहाँ पे जो वाइब्रेशन होता है वही ट्रांसफार्मर में हीटिंग पैदा करता है। तो हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए देखना ट्रांसफार्मर में ऑयल का प्रयोग करते हैं। ऑयल का प्रयोग करते हैं इसीलिए वहाँ पे इसका ओम का नियम लागू नहीं होता। जबकि ओम का नियम क्या कहता है कि भौतिक स्थितियां समान रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया है साफ साफ कि अगर सभी भौतिक स्थितियां नियत रहेंगी जैसे ताप और दाब, लेकिन यहाँ पे ताप तो बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, इसीलिए वहाँ पे ट्रांसफार्मर पे इसका नियम लागू नहीं होता है। ठीक, ताप के बढ़ने के कारण। तो दोस्तों जितना हम पढ़ा रहे हैं आप ध्यान से पढ़ना, पूरा नोट्स बनाना। आप इसको नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मेन यही वाला लाइन आपको ध्यान में रखना है। अगर सभी भौतिक स्थितियां समान रहेंगी यानी नियत रहेंगी तो किसी परिपथ का वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती I, तो V बराबर समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो आप समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो V बराबर I हो जाएगा और ये R एक नियतांक आ जाएगा, जहां R जो है परिपथ का प्रतिरोध है। ठीक, जहां परिपथ का प्रतिरोध है। एक चीज और देख लेते हैं, एक ग्राफ है, तो इसका ग्राफ क्या है कि जैसे कि यहाँ पे इसका ग्राफ लीनियर होता है, यानी कि इधर वोल्टेज अगर बढ़ेगा और धारा बढ़ेगा, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा। तो देखिए ये इस तरीके से एक कांस्टेंट वे में चलता है। ठीक, इसका इस प्रकार ग्राफ होता है। तो यहाँ पर देखिएगा V बराबर आई इंटू आर। तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए वोल्टेज मान लीजिए कि ये 5 वोल्ट है और ये 2 एम्पियर है, तो अगर ये 6 वोल्ट होगा तो ये भी कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। अगर ये 7 वोल्ट होगा तो ये भी कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। मतलब जितना ही वोल्टेज बढ़ेगा इतना ही करंट भी बढ़ता चला जाएगा उस परिपथ का। ठीक, तो इसमें क्या है कि देखो अब ये वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है, कुछ नहीं है, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है। ये ध्यान में रखना, लीनियर ग्राफ कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में। ठीक, और ध्यान रखना दोस्त मेरे, क्वेश्चन में पूछता है, एक क्वेश्चन लिख लो कि वोल्टेज और करंट के बीच में किस प्रकार का ग्राफ बनता है। ठीक, क्वेश्चन लिखेंगे वोल्टेज और करंट के बीच में किस प्रकार का ग्राफ बनता है, तो नीचे आंसर में लिखेंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच में एक रैखिक ग्राफ बनता है। रैखिक, ये है रैखिक। ठीक, ये है रैखिक, वोल्टेज और करंट के बीच में रैखिक ग्राफ बनता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लीनियर। ठीक, ये हो गया। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा नोट, ओम और ओम के नियम के अनुसार धारा और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ बनता है वह लीनियर होता है यानी रैखिक होता है। ठीक, अब एक फिगर के माध्यम समझेंगे, एक फिगर के माध्यम से समझेंगे कि देखिए इसमें 5 एम्पियर की धारा है और ये वोल्टेज का हमको पता लगाना है। अब मान लीजिए 4 ओम का 8 ओम का प्रतिरोध है। ठीक, तो हम लिखेंगे देखिए R बराबर 8 ओम और I बराबर 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। ठीक, तो V बराबर 8 इंटू 5 बराबर 40 वोल्ट, यानी कि डीसी बैटरी है, यानी कि 40 वोल्टेज का बैटरी है। तो एक चीज देखना, ये जो कहता है ना ओम का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास दो चीज का वैल्यू है, एक चीज निकालना है तो आप आराम से निकाल लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक बल्ब लगा है, कोई आपके घर में कोई सर्किट है उसमें बल्ब लगा है और वोल्टेज कितना आ रहा है नहीं मालूम है, आपके पास धारा जो है करंट, उसका करंट की कैपेसिटी जो है 5 एम्पीयर करंट लेगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक बिजली की लोहे का प्रतिरोध, लोहे के तार का प्रतिरोध 50 ओम है और इसमें 4.5 एम्पीयर की धारा के माध्यम से धारा गुजर रही है। तो दो बिंदुओं के बीच का वोल्टेज का पता लगाएं। जैसे दो बिंदु देखिए, एक यहाँ पे एक बिंदु हो गया,
एक बिंदु यहाँ पे हो गया, यही दो बिंदु है, ठीक। इसी के बीच में वोल्टेज का पता लगाना है। यानी लोहे का तार यहाँ पे कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे दिया है लोहा, तो लोहे का तार, लोहे का तार का प्रतिरोध, लोहे के तार का प्रतिरोध 50 ओम है। तो ठीक, जैसे एक सर्किट हम बनाते हैं, जैसे कि ये वोल्टेज हो गया, इसका कुछ अपना प्रतिरोध है। तो ये मान लीजिए कि क्या कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 4.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, और जिसका प्रतिरोध का मान है 50 ओम, ठीक। अब दो बिंदु से गुजर रही है, तो इसमें जो वोल्टेज है इसका हमको पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे, देखिए, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं V बराबर I इंटू आर। तो लिखेंगे V बराबर I, सीधा सीधा मान रख देना, 4.5 और गुणे 50। तो क्या हो जाएगा, ये देखो जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 5 25 25 के 5, हाथ में आया 2, ठीक, 5 चौका 20, 2 22, एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो यानी कि 225 वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। तो यानी वोल्टेज का मान अगर हम देखेंगे 225 वोल्टेज, ठीक। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। दोस्तों देखिए, इसमें आप कुछ नहीं करना, सीधा फार्मूला पे आप रखेंगे, आपका फार्मूला सेट हो जाएगा। एक चीज़ और देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्त मेरे, लेकिन आपको पूरा 100% हम आपको समझाएंगे, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए, अगर मान लीजिए कि चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, मान लीजिए कोई तार है, ये तार है, ठीक। अब मान लीजिए इसमें, मान लीजिए कि ये तार है, हमारी तार का प्रतिरोध जो है यानी कि 5 ओम है, 5 ओम है, लेकिन इसको पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इसको मतलब डिसबैलेंस कर देती हैं। इसको कुछ चीजें ऐसी होती है कि डिसबैलेंस कर देती हैं। अब क्या चीजें ऐसी होती है उसको थोड़ा हम जानेंगे। जैसे कि ये तापमान है, अगर इस तार का तापमान मान लीजिए कि अभी जो मान लीजिए कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस पे 5 ओम का प्रतिरोध इसका है। लेकिन जहां भी इसका मान लीजिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान हो जाएगा, तो इसका प्रतिरोध 5 से ना होकर के 7 के आसपास हो जाएगा, 7 ओम के आसपास या 6 ओम के आसपास, मतलब कि 5 से कुछ बढ़ जाएगा। तो यानी कि ताप से भी हमारा ये प्रतिरोध जो है प्रभावित हो जाता है, ठीक, तापमान पे। अब दूसरी चीज क्या होती है, लंबाई पे। मान लीजिए इतना लंबा तार है, तो इसका 5 ओम का प्रतिरोध है, ठीक। इतने लंबे तार के लिए 5 ओम का प्रतिरोध है, और जैसे अगर हम इसकी लंबाई अगर बढ़ा देंगे, इसका इतना लंबाई कर देंगे, तो ये 6 ओम हो जाएगा इसका प्रतिरोध। तो यानी कि तापमान अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर घटेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए लंबाई का भी वही सिस्टम है, अगर लंबाई बढ़ेगा तो तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और घटेगा तो कम हो जाएगा। मान लीजिए इतना छोटा तार है, तो इसका प्रतिरोध 1 ही ओम होगा, 1 ओम होगा इसका प्रतिरोध, ठीक। तो वही बोला न कि मतलब दोस्त थोड़ा ध्यान से समझना, ये इस एक कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि प्रतिरोध कैसे काम करता है। अब देखिए, मान लीजिए कि इतना पतला तार था, अब मान लो कि हम खूब मोटा तार लगा देंगे इसमें। तो मोटा जब तार लगाएंगे, देखो 1 मिनट, देखो ये मोटा तार हम लगाते हैं, एक मोटा तार यहाँ पे लगा दिए, तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया इसका जो है बढ़ गया। पहले क्या था, पतला तार था तो इसका इतना ही सेक्शन एरिया था। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होगा तो बहुत अब खुले में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध मतलब क्या है, रुकावट है। प्रतिरोध मतलब, प्रतिरोध मतलब रुकावट।
ठीक, अगर मान लो कि आपको ज़्यादा रोकने वाले, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हो और आपको रास्ते में रोकने वाले बहुत से लोग हैं, तो आप स्वाभाविक है आप उतना जल्दी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक, और पदार्थ की प्रकृति जो होती है एक इस पे भी निर्भर करता है, जैसे कि कॉपर का प्रतिरोध कम होगा, फिर उसके बाद एल्युमिनियम का उससे ज़्यादा होगा, फिर तार यानी कि लोहे का तार रहेगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो इस प्रकार क्या है कि प्रतिरोध जो होता है किस प्रकार का मटेरियल है इस पे भी निर्भर करता है। इसीलिए देखना, कहते हैं कि कॉपर का वायरिंग यूज करो, क्यों यूज करो ये नहीं बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि कॉपर का वायरिंग यूज करो। तो कॉपर का वायरिंग यूज करने का मेन मोटिव यही होता है कि प्रतिरोध का मान कम रहेगा तो धारा स्वाभाविक अच्छी तरीके से यानी प्रवाहित हो सकेगी। ठीक, तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान में रखना, एक चीज़ क्या करना है, अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही चेक करेंगे प्रतिरोध को और इसको, तो एक चीज़ देखना, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी यानी कि ताप के समानुपाती हो गया, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल यानी लंबाई के समानुपाती हो गया। तो आर जो है समानुपाती 1/, क्षेत्रफल, और ये जो है पदार्थ की प्रकृति, तो भाई किस प्रकार का मटेरियल है उस पे भी आर का मान निर्भर करेगा। ठीक, अब देखिए, अब ये 3 कॉन्सेप्ट जैसे ही आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा आसान, आपका काम हो जाएगा आसान। क्यों आसान हो गया, तो देखो, अगर हम ताप की बात करेंगे तो यानी कि समानुपाती है, तो ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, गर्मी के दिनों में देखना वोल्टेज आपका कम हो जाता है, धारा सही से बढ़ आ नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ रुकावट पैदा हो जाता है। जैसे कि अगर तापमान देखो, गर्मी के दिनों में यानी कि 38 डिग्री टेम्परेचर और 40 डिग्री टेम्परेचर, अब की बार तो 41-42 तक पहुँच गया था। तो इसमें जो है करंट का मान कम हो जाता है। क्यों कम होता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, क्योंकि प्रतिरोध का मान डायरेक्ट ताप पर निर्भर करता है। ठीक, लंबाई तो आपका सेम रहता है, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्षेत्रफल वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आपका एक चीज प्रभावित होता है गर्मी के दिनों में, टेम्परेचर। तो इसीलिए देखना धारा का मान कम हो जाता है। ठीक, और रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। जैसे रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो देखिए V बराबर यानी कि IR होता है। जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा तो वोल्टेज का मान, जैसे कि मान लो 220 वोल्टेज है तो वोल्टेज का मान तो कांस्टेंट रहेगा, तो यानी कि करंट का मान अपने आप घट जाएगा, घट जाएगा तभी ये आपका प्रॉपर काम कर पाएगा। ठीक, एक चीज़ और समझिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है दोस्त, क्षमा चाहते हैं, लेकिन समझाना आपको मेरा परम कर्तव्य है, और मैं आपको समझाऊंगा कि देखो, मान लीजिए कि B बराबर I इंटू आर, तो मान लीजिए कि किसी परिपथ का वोल्टेज जो है 100 वोल्टेज आ रहा है। ठीक, तो यानी कि देखिएगा, यानी 100 वोल्टेज है और B है, और एक मिनट, B नहीं, I है और R है। ठीक, तो अगर हम I की वैल्यू 5 एम्पियर रखेंगे और प्रतिरोध का मान यानी कि 20 ओम रखेंगे, ठीक, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपका R बराबर 25 ओम हो गया तो धारा का मान सीधे 4 एम्पियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज तो आपका कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज बदलता ही नहीं है, 230 वोल्टेज या 240 वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो जैसे भी अगर हम इसका मान करेंगे तो P बराबर आपका होना चाहिए 100 वोल्टेज तो होना चाहिए, तो इसीलिए ये कम हो जाता। तो अगर देखेंगे V बराबर I इंटू आर करेंगे तो देखिए, अगर हम यहाँ पे रखेंगे 25 और गुणे 4 तो यानी कि 100 वोल्टेज आपका आ गया। तो इसीलिए जैसे ही प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा अपने आप कम हो जाएगा। ठीक, ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो अब हम पढ़ेंगे, देखो अब उसके बाद पढ़ेंगे प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, देखिए, यानी कि ओम का नियम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि परिपथ है, परिपथ में कोई वोल्टेज है तो वोल्टेज जो होगा वह धारा के समानुपाती होगा। धारा के समानुपाती होगा कब होगा, अगर भौतिक स्थितियां जैसे ताप और दाब अगर समान रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा तब। इसीलिए
अब देखो V प्रोपोर्शनल समानुपाती I, तो V बराबर I इंटू आर हो गया। ठीक, अब देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब ओम का नियम AC DC पर काम करता है लेकिन अर्धचालक पर नहीं काम करता है, और ट्रांसफार्मर पर भी हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर पर काम नहीं करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर हीटिंग होता रहता है, उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है, इसीलिए वो काम नहीं करता वहाँ पे। ठीक, अब दूसरा देखिए, इसका जो ग्राफ हमने पढ़ा था ओम के नियम का ग्राफ एक रेखीय होता है, तो वोल्टेज और ग्राफ के बीच में संबंध है ये। और देखिए चालक तार का प्रतिरोध प्रभावित करने वाले कारक, मान लीजिए किसी भी चालक तार का प्रतिरोध है वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए ताप, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और प्रकृति, तीनों पर। यानी कि मान लीजिए अगर किसी तार का ताप बढ़ जाएगा तो उसमें प्रतिरोध का भाई मान बढ़ जाएगा, अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी तार का क्षेत्रफल अगर कम होगा तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा। और हमने पढ़ा है पदार्थ की प्रकृति। ठीक दोस्तों, हमने इतना चीज़ पढ़ा। दोस्तों एक चीज़ अब आपको, हम इतने पे ही हम वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। दोस्तों मेरे चैनल मेरा नया है, थोड़ा आप सपोर्ट करिएगा, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। बस आप अपने दोस्तों के ग्रुप में, आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करिए, सबको सब्सक्राइब करवाइए, सबसे जुड़वाइए। हम आपको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडेंस से आपको पढ़ाएंगे। आपको एक नोटबुक बना लेना है, नोटबुक आपको बना लेना है और उसको लिखना है। अब उसी से जब हम एग्ज़ाम करवाएंगे, जब हम पेपर करवाएंगे तो आपको 100% क्वेश्चन वहीं से पुटअप होगा, वहीं से ही मिलेगा। तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।